हेलो क्रशर्स, वेलकम टू डे 5। आज हम एनएलएम के कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। उसके बाद हम वर्क एनर्जी पावर को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, साथ में फ्रिक्शन को भी थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर लेंगे। वैसे तो कल भी हमने कुछ फ्रिक्शन के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे, लेकिन आज थोड़े से और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस इस सेशन में आपको देखने को मिलेंगे। इस सेशन के बाद आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्क क्या होता है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है और उसकी वैल्यू होती है एफ डॉट एक्स, जहाँ पे हमारे पास फोर्स वेक्टर होगा और एक हमारे पास होता है क्या, ये है हमारे पास मान लो फोर्स वेक्टर, ये है हमारे पास एक्स वेक्टर, और इनके बीच में अगर एंगल है थीटा तो हम इसी को लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू एफ एक्स कॉस थीटा। ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ हो गई। हमें जनरली किस तरीके के क्वेश्चन जो डिफिकल्ट लेवल पे देखने को मिलते हैं उसमें क्या होता है कि फोर्स की वैल्यू जो होगी वो वेरिएबल होगी, है ना। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होती जा रही है, मान लो मैं बोल दिया यहाँ पर फोर्स की वैल्यू यहाँ के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से डिपेंड करती है, यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के हिसाब से वेरी कर रहा है, तो उस केस में हमें कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ता है। और देखो उसमें क्वेश्चन किस तरीके के बन जाते हैं। पहली चीज़ तो वहाँ पे हम जो फोर्स को लिखेंगे, फोर्स इस तरीके से डिफाइन होगा कि कुछ फंक्शन होगा, है ना। उसको मैं बोल दूंगा एफ एक्स। अब वो किसी भी चीज़ का फंक्शन हो सकता है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का, इस तरीके से कुछ फंक्शन हो सकता है। और ये एफ एक्स है तो उसको हम लिखेंगे वो आई कैप वाला कंपोनेंट है ना, एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, तो ये वेक्टर हो गया। प्लस सिमिलरली इसी तरीके से मेरे पास कुछ एफ वाई फंक्शन होगा, वो भी एक्स वाई और जेड का फंक्शन हो सकता है, इसको हम लिखेंगे जे कैप है। प्लस सिमिलरली हमारे पास एफ जेड के कैप, इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से फोर्स आपको दे दिया जाएगा। अब ऐसे केस में वर्क डन किस तरीके से आप निकाल सकते हो? देखो यहाँ पे जो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी, वर्क डन पहली चीज़ तो हमारे पास जो आने वाला है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, इसकी वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, लिमिट आ जाएगी x1 से लेकर के x2 तक। प्लस हमारे पास जो y डायरेक्शन वाला फोर्स है तो उसको लिखूंगा एफ वाई इंटू डी वाई, यहाँ पर लिमिट आ जाएगी y1 से लेकर के y2 तक। प्लस हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डॉट डी जेड, लिमिट आ जाएगी z1 से लेकर के z2 तक। बहुत ही सिंपल देखने में लग रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम देखो किस तरीके की मुश्किल वाली आ जाएगी। ये जो एफ एक्स है ना, अगर वो सिर्फ एक्स का फंक्शन रहता तो यहाँ पे एक्स का फंक्शन है, डी एक्स के रेस्पेक्ट में आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर वाई और जेड का भी ये फंक्शन है, इसमें हो सकता है ऐसा, तो उस केस में इंटीग्रेशन करना मुश्किल हो जाएगा। सिमिलरली ये इंटीग्रेशन मुश्किल हो जाएगा, सिमिलरली या फिर ये वाला इंटीग्रेशन भी मुश्किल हो सकता है। तो अब आपको जो फंक्शन दिया जाएगा उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। अच्छा, और एक चीज़ समझो, हमें कई बार इसमें दो तरीके के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। या तो आपको बोल दिया जाएगा पाथ आपको दे दिया जाएगा, है ना। तो पहला टाइप हो जाएगा जिसमें आपको पाथ गिवन है, पाथ इज गिवन। फॉर एग्जाम्पल हमें बोल दिया कि वो एक सर्किल में चल रहा है ना, तो इसका क्वेश्चन कैसे हो सकता है, एग्जाम्पल ऐसा आ जाएगा आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो 2 रेडियस वाले एक सर्कल में इस तरीके से हमारे पास पार्टिकल चल रहा है। तो अब देखो x और y यहाँ पर लिंक हो गया हमारे पास। तो अगर यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू, उसमें कुछ x की वैल्यू आ रही होगी, कुछ y की वैल्यू आ रही होगी, इस तरीके से अगर हमारे पास कुछ y की वैल्यू है, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके यहाँ पर आप y की जगह x का ही कोई और फंक्शन में फिर उसको कन्वर्ट कर पाओगे, फिर आप उसको इंटीग्रेट कर पाओगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है। तो हमारे पास पाथ गिवन होगा, ये एक अप्रोच हो गई। इसमें ज़रूरी नहीं हमेशा सर्कुलर पाथ है, स्ट्रेट लाइन आ सकती है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल हो सकता है। ये पैराबोलिक आपको कुछ इक्वेशन दे दी जाएगी, इस तरीके से आपको वैल्यूज़ रखनी होंगी। इतना मुश्किल नहीं होता, ये थोड़ा मैथमेटिकल चीज़ ज़्यादा आ जाती है। ऑलराइट, दूसरी हमारे पास एक और प्रॉपर्टी जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, जिसका यूज़ किया जाएगा, बोल दिया जाएगा f इज़ कंजर्वेटिव। अगर हमें बता दिया कि फोर्स कंजर्वेटिव है तो क्या करोगे? इससे हमें पता चल जाता है कि कंजर्वेटिव है, इसका मतलब वर्क विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अब वर्क इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है, ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, कहीं यहाँ से झुमरी तलैया होते हुए जाओ, वर्क डन का मैग्नीट्यूड सेम आएगा।
ऐसे केस में हम एक ऐसे पाथ को चुनते हैं जहाँ पर भाई हमारे इंटीग्रेशंस आसान हो जाए, है ना। तो इसमें चूज द पाथ वाइजली हमें ये देखना पड़ता है, चूज द पाथ वाइजली, और आपको आपका जवाब मिल जाएगा। तो यही कुछ चीज़ें हैं, इस पर बेस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर हमें जो फोर्स दिया हुआ है एक फंक्शन, अगर नहीं बताया गया कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं, तो आप इस चीज़ को चेक भी कर सकते हो। तो किस तरीके से आपको ये चीज़ चेक करनी है, देखो हमारे पास अगर फोर्स का फंक्शन इस तरीके से दे दिया है कि फोर्स वेक्टर एट एनी एक्स वाई जेड, है ना, फोर्स एट एनी एक्स वाई और जेड विल बी गिवन एज, आपको ऐसे लिखा होगा एफ एक्स टाइम्स आई कैप प्लस एफ वाई टाइम्स जे कैप प्लस एफ जेड टाइम्स के कैप। और ये जो एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड है, तीनों के तीनों एक्स वाई और जेड के फंक्शंस हो सकते हैं। तो ऐसे कि इसमें कैसे चेक करोगे कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास ऐसा आ जाए, इफ़ हमारे पास पहले ऐसा आ जाए, देखो एक्स वाले को वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो पार्शियल, वाई वाले को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, और दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो हम लिख देंगे डेल एफ ऑफ एक्स, एक्स वाला जो फंक्शन है इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं वाई के रेस्पेक्ट में, तो डेल वाई मस्ट बी इक्वल टू डेल ऑफ एफ वाई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास सिर्फ एक्स और वाई दो ही यहाँ पर इस तरीके से होता, जेड वाली चीज़ ही नहीं होती, तो इतने से ही हमारा काम चल जाता, हमें पता चल जाता। अगर ऐसा है, इसका मतलब हम क्या बोल देते कि दिस फोर्स इज एफ इज इक्वल टू कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव हो गया तो इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि वर्क डन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर मान लो ये हमारे पास पॉइंट 1 है, ये हमारे पास पॉइंट 2 है, यहाँ से आप ऐसे जाओ या फिर आप यहाँ से ऐसे घूमते हुए जाओ या फिर यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में चले जाओ या फिर यहाँ से पहले ऐसे जाओ और फिर ऐसे चले जाओ, वर्क विल बी सेम, वर्क विल बी सेम आने वाला है। अच्छा, अगर हमारे पास z वाला कंपोनेंट भी दे रखा है तो कैलकुलेशंस थोड़ी लंबी हो जाएंगी, क्योंकि अभी हमने सिर्फ x और y में चेक कर लिया, अभी x और z में भी चेक करना पड़ेगा, y और z में भी चेक करना पड़ेगा। तो हमारे पास और कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। क्या कंडीशन आएगी, डेल ऑफ एफ वाई, है ना, अपॉन डेल ऑफ z मस्ट बी इक्वल टू डेल ऑफ एफ जेड अपॉन डेल ऑफ y। और अब x और z के बीच में भी रिलेशन लिख दो, डेल ऑफ एफ एक्स अपॉन डेल z मस्ट बी इक्वल टू डेल ऑफ एफ जेड अपॉन डेल एक्स। अगर ये तीनों कंडीशन आ रही हैं, इसका मतलब हमारे पास फोर्स की वैल्यू कंजर्वेटिव, आप लिख सकते हो फोर्स इज कंजर्वेटिव, फिर हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये चेक करने का क्राइटेरिया हो गया, है ना। आप इसको इस तरीके से याद रख लो। ये वाला केस मोस्टली आपको यूज़ करना होगा क्योंकि जेड वाली चीज़ आपको कम ही दी जाएंगी, लेकिन दे दी जाएगी तो सारे लगा करके चेक करने पड़ेंगे। फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और इसका जो वर्क डन होता है निकालने का तरीका देखो सेम ही है। हमारे पास वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अच्छा, जो फोर्स है फ्रिक्शन का फोर्स, यूजुअली उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, ऐसे केस में वैल्यू हो जाती है एफ डेल्टा एक्स, अगर एक्स की वैल्यू फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट है तो। अगर कांस्टेंट नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, फोर्स जो होगा किसी भी एक्स का फंक्शन आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे समझो कि वर्क बाय फ्रिक्शन इज पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। देखो हमारे पास वर्क पार्ट डिपेंडेंट क्यों आएगा, क्योंकि पहली बात तो डेल्टा एक्स वाला पार्ट आ ही रहा है, और जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो भी देखो किस तरीके से लग सकता है। मैं लिख दूंगा फ्रिक्शन का फोर्स, है ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, फोर्स हो जाए म्यू, जो कि एक्स का एक फंक्शन हो सकता है। भाई हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से एक पार्ट डिवाइड हमने डिफाइन किया हुआ है कि यहाँ से जो भी डिस्टेंस है एक्स, हमारे पास म्यू की वैल्यू हो जाती है लेट से एक्स डिवाइडेड बाई 4। इस तरीके से म्यू एक एक्स का फंक्शन आ गया। साथ में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी एक्स का फंक्शन हो सकती है ना। यहाँ पर तो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट आ जाएगी हमारे पास एम के बराबर। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस तरीके से देखो तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन अलग है, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन अलग है, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन अलग है, तो मैं बोल दूंगा भाई मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन है वो भी एक्स का फंक्शन हो सकती है। इस तरीके से आपको कुछ चीज़ निकालनी पड़ेगी, डॉट डी एक्स करोगे तो आपको वर्क मिल जाएगा फ्रिक्शन का। लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें अक्सर आपको देखने को नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन इसका एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट केस है जिसको हम 1-2 दिन पहले सॉल्व भी कर चुके हैं, उसको हमने
बेसिक वाले वीडियोस में भी कवर किया था। क्या हुआ था, हमारे पास अगर इस तरीके से एक ब्लॉक है जिसको हम स्लोली मूव करते हैं, तो यहाँ पे स्लो मूव करोगे इस पर्टिकुलर केस में, तो हमारे पास वर्क डन की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है म्यू एम जी टाइम्स एक्स। और यहाँ पे x क्या चीज़ होती है, x होता है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम x बोलते हैं। ऐसे में अब पाथ ये इस तरीके का हो या पाथ इस तरीके का हो, तो ये पाथ इंडिपेंडेंट आ रहा है। क्यों आ रहा है, इसका डेरिवेशन भी हम देख चुके हैं। जल्दी से आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे होता है क्या है, हमारे पास देखो क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से अगर हमारे पास एंगल यहाँ पर थीटा आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ फ्रिक्शन का फोर्स इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एन, और विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी इंटू कॉस थीटा। और हमारे पास जो डी डब्ल्यू की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू डी एस, जहाँ पर डी एस हमारे पास ये वाला वेक्टर आ जाता है। और आप यहाँ पर डी एस कॉस थीटा को लिख सकते हो। देखो ये डी एस है, डी एस का कॉस थीटा आप करोगे तो वो आ जाता है हमारे पास डी एक्स, है ना। इसी को आप डी एक्स लिख देते हो। यहाँ से अब आप वर्क इसको इंटीग्रेट कर दोगे इधर और इधर, तो इसकी वैल्यू आ जाती है म्यू एम जी इंटू एक्स। एक्स क्या हो गया हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक का इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ऐसा देख के लगता है पाथ इंडिपेंडेंट आ रहा है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्लोली मूव करे, क्योंकि स्लोली मूव करेगा तभी आप नॉर्मल रिएक्शन को एम जी कॉस थीटा लिख सकते हो। अगर यहाँ पे इसकी कुछ स्पीड रहेगी तो आपको फिर यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स वाली इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इस तरीके से आप इक्वेट नहीं कर सकते। तो स्लो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का कुछ रिजल्ट आता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम लास्ट कुछ लेक्चर्स में कर चुके हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। फ्रिक्शन का एक बहुत ही अच्छे से एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एक ब्लॉक है और यहाँ पे एक इंक्लाइन है 37 डिग्री का। इसको यहाँ से हमने कुछ इनिशियल स्पीड दे दी म्यू नॉट, और म्यू नॉट नहीं यू नॉट और हमें बताना है भाई यहाँ से ये जब भी कहीं तक जाएगा और उसके बाद इवेंचुअली ये रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर वर्क होगा, उसकी पूरी की पूरी एनर्जी खींच ली जाएगी। अच्छा, यहाँ से ये ऊपर तो जाता है, अब यहाँ पे आकर के ये रुक भी जाएगा, टेम्परेरी रेस्ट पे आ जाएगा, लेकिन अब भी इसके फोर्सेस शायद बैलेंस ना हो, क्योंकि इसके ऊपर पीछे की तरफ एम जी साइन थीटा तो लग ही रहा था, और एक फ्रिक्शन का फोर्स फिर इस तरफ लगेगा, एक बार रुक जाएगा। तो रुकने के बाद क्या ये स्टेबल है या नहीं, है ना। तो ऐसा हो सकता है यहाँ तक जाते जाते इसकी एनर्जी पूरी की पूरी खत्म हो गई, लेकिन अभी इसके यहाँ पे जब ये रुकेगा उसके बाद फोर्सेस बैलेंस नहीं है, तो ये फिर से पीछे की तरफ सरकना शुरू कर जाएगा। अब इसमें दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली चीज़ तो आपको यू नॉट की वैल्यू दे दी जाएगी, तो आपको पता करना पड़ेगा ये यहाँ से अच्छा कितनी दूर तक गया था, फिर चेक करो कि वो वहाँ पर स्टेबल है या नहीं, और स्टेबल नहीं है तो वो यहाँ से नीचे सरकना शुरू होगा, और सरकते सरकते फिर कितना नीचे तक आता है ये भी चीज़ आपको चेक करनी पड़ सकती है। तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर वापस यहाँ तक ही आएगा वो, क्योंकि टोटल नीचे तक नहीं आ सकता, क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन कुछ तो हो रहा है ना। ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा इसका टोटल, जो कि फ्रिक्शन के वर्क डन की तरह निकल जाएगी। ये भी पूछा जा सकता है भाई कितनी फ्रिक्शन में हीट जनरेट हुई, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। या फिर अभी हम एक इसका सिंपल वर्जन कर लेते हैं, जहाँ पे हमें ये चीज़ चेक करनी है कि भाई इसको यू नॉट की वैल्यू कितनी मैं यहाँ पर दूँ कि यहाँ से ऊपर जाए और ऊपर जाकर के वो वहीं रुक जाए, वहाँ पर से वापस नहीं आना चाहिए। तो ये एक अच्छा सा सवाल बन जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ से पहले तो देखो ये जब तक ऊपर जाता है कहाँ तक पहुँचेगा उसका आपको एक फंक्शन निकालना पड़ेगा, और वहाँ पर फ्रिक्शन की जो मिनिमम वैल्यू की ज़रूरत है उतनी हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू होनी चाहिए कि ये सरक ना जाए। अच्छा, फ्रिक्शन यहाँ पे देखो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, वो एक एक्स का फंक्शन है ना। तो हमें एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए। पहली बात तो इस एंगल पर अगर आपको रुके रहना है तो फ्रिक्शन की एक मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, म्यू मस्ट बी मोर देन इक्वल टू टैन थीटा। ये चीज़ हम जानते हैं, नहीं जानते तो एफबीडी बना के अभी आप चेक कर सकते हो। तो यानी वहाँ तक तो हमें पहुँचाना ही है जहाँ पे म्यू की वैल्यू इतनी हो जाएगी, और वहाँ तक पहुँचाने के लिए इसको यहाँ पे कितनी वेलोसिटी दी जाए कि वो यहाँ तक पहुँच जाए। तो इस तरीके से ये वर्क पावर एनर्जी का बहुत ही अच्छा सवाल बन जाता है। अच्छे से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 3√6 मीटर पर सेकेंड। कैसे आया, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास कंडीशन क्या आती है, फॉर ब्लॉक टू नॉट कम स्लाइड डाउन, है ना, डाउन।
हमारे पास जब भी वो यहाँ से पहुँच जाएगा किसी भी एक्स पर, हमारे पास वहाँ पे म्यू की जो वैल्यू होनी चाहिए, म्यू मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू tan थीटा। ये हम जानते हैं, इसको बहुत बार देख चुके हैं, नहीं पता है तो एक बार फिर से बता देता हूँ। क्योंकि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर mg sin थीटा, और फ्रिक्शन इससे ज़्यादा होना चाहिए ना, तो दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। और यहीं से हमारे पास आ जाता है कि mg से mg कट जाते हैं, म्यू की वैल्यू मस्ट बी मोर देन इक्वल टू tan थीटा आती है। अच्छा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 37 डिग्री। tan 37 की वैल्यू कितनी हो जाती है? tan 37 की वैल्यू होती है हमारे पास 3/4। तो म्यू मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू 3/4। अच्छा, म्यू की वैल्यू कितनी है? x/4 मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू 3/4 वैल्यू मुझे पता चलती है। तो इससे पता चल जाता है x मस्ट बी मोर देन और इक्वल टू 3। इसको अगर x इज इक्वल टू 3 तक पहुंचा दिया तो फिर ये कभी वापस नहीं आएगा। आप इसको 4 तक पहुंचाओगे तो भी वापस नहीं आएगा। ठीक है, अगर हमें वो लिमिटिंग केस देना है कि भाई यहाँ से मिनिमम वेलोसिटी कितनी दूँ कि एटलीस्ट x इज इक्वल टू 3 तक पहुँच जाए, तो हमें x इज इक्वल टू 3 तक इसे पहुँचाना है। ये हमारा एम बन चुका है। अब वो चीज़ कैसे देखोगे? यहाँ पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करेंगे। देखो, इस ब्लॉक से अगर मैं पूछूं तो इस ब्लॉक के ऊपर दो फोर्सेस वर्क करने वाले हैं। देखो, इसमें पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg का, और mg साइन थीटा लगेगा इस तरफ, और दूसरा फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का अगर ये इस तरफ जा रहा है तो। जब तक ये जाकर के रुक नहीं जाता, फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज ही करता है। एक बार ये रुक जाएगा, फिर ये पीछे वापस सरकना चाहेगा, अब फ्रिक्शन उसे रोकेगा, इसीलिए फिर फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदल जाता है। लेकिन जब तक मोशन हो रहा है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन नहीं चेंज होने वाला है। ऑलराइट, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख देंगे भाई, इस ब्लॉक के ऊपर वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी इक्वल टू उसकी टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है? इनिशियली कुछ इसको हमने काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, बाद में फाइनली काइनेटिक एनर्जी 0 हो जा रही है। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू हाफ m u नॉट का स्क्वायर। यहाँ से अब हमें u नॉट की वैल्यू पता चल जाएगी भाई, कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें कि ये x इज इक्वल टू 3 तक चला जाए। तो ये कहाँ तक का देखना है हमें? x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 3। अच्छा, वर्क डन बाई ग्रेविटी वो तो मुझे पहले से ही पता है। देखो, अगर ये यहाँ से यहाँ तक आता है 3 मीटर, तो मैं बता सकता हूँ भाई इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी हाइट हमारे पास इस तरीके से आई है। तो ये चीज़ आप इजीली बता सकते हो। कितना हो जाएगा? 3 का साइन थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ वर्क डन बाई ग्रेविटी, है ना, वर्क डन बाई फ्रिक्शन को भी लिखेंगे। पहले मैं लिख देता हूँ वर्क डन बाई ग्रेविटी, उसकी वैल्यू आ जाती है mg इंटू साइन थीटा इंटू 3। या तो आप ऐसे देख लो कि mg साइन थीटा पीछे की तरफ फोर्स था, वो इस तरफ जा रहा है 3 मीटर। या फिर आप ऐसे देख लो mg नीचे की तरफ था और टोटल हाइट हम कितनी ऊपर गए हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, हम वहाँ पे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। दोनों से एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आएगा। ये आ गया हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अच्छा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ पे हमें इंटीग्रल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि म्यू की वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है। म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mg cos थीटा इंटू डी एक्स। हमारे पास x की वैल्यू कहाँ से? 0 से लेकर के 3 तक जा रही है। दिस मस्ट बी इक्वल टू हाफ m u नॉट का स्क्वायर। सबसे पहली चीज़ तो सारे के सारे m मैं इस तरीके से यहाँ पर कैंसिल आउट कर देता हूँ, और हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है? g इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना है? यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है 3/5। तो 3/5, और यहाँ पर g की वैल्यू थी 10, तो 10 इंटू 3/5 लिख ही दो इसको। 10 इंटू 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस यहाँ पर देखो कितनी चीज़ें कांस्टेंट है हमारे पास, g/4, और कॉस थीटा की वैल्यू होती है 4/5। तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 इंटू 10 इंटू 4/5 इंटू इंटीग्रल में क्या था? x dx, उसको इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी x²/2। यहाँ पे आ जाता है x² डिवाइडेड बाई 2। लिमिट 0 से लेकर के 3 तक मस्ट बी इक्वल टू यू नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सारी की सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पर अब देखो रखनी है। बस हमारे पास ये आ जाता है, ये कट जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स, और यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, प्लस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 से यहाँ पे 2 कट जाएगा। वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे x की लिमिट 3 रखेंगे हम, तो आ जाता है 3 का स्क्वायर यानी कि 9 मस्ट बी इक्वल टू यू नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 27 इंटू 2 इज इक्वल टू
u0 और इसका हम अंडर रूट कर देंगे और इसकी वैल्यू आ जाती है 3√6 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग है। One end of a thread of length L is equal to 1 meter is attached to an inclined plane of angle of elevation alpha is equal to 30 डिग्री। इस तरीके से हमारे पास ये अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री है। A point mass of 1 kilogram is attached to the other end of the thread as shown in the figure. The body is released from rest such that the thread is tight and horizontal। म्यू की वैल्यू 0.2 दी हुई है। यहाँ पर बॉडी थी और फिर इसको छोड़ दिया गया है। तो अब देखो क्या होगा, मान लो जिस वक्त यहाँ पर बॉडी थी उसके ऊपर इस दिशा में कुछ फोर्स लगेगा mg का, और अगर हमारे पास ये इंक्लिनेशन का एंगल अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 30 डिग्री, तो इस तरफ जो फोर्स लगेगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा mg sin 30 डिग्री। हमेशा नीचे की तरफ इस इंक्लाइन पे कभी भी कोई बॉडी है, ग्रेविटी का फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगेगा इस तरीके से mg sin 30 mg sin 30। करेक्ट, ये चीज हम समझ जाए। साथ में नॉर्मल रिएक्शन के लिए भी बोल सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा लगेगी mg cos 30 mg cos 30 mg cos 30, हमेशा नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से होने वाली है। ऑलराइट, अगर हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एक कांस्टेंट है तो हमारे पास हम फ्रिक्शन की वैल्यू भी कांस्टेंट बोल देते हैं। फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एन। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये बॉडी जो है वो मूव कर रही है, मूव करेगी तो हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू भी कांस्टेंट आ जाती है। अब देखो यहाँ पे होगा कैसे, इसका मोशन जो होगा कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन होने वाला है, क्योंकि ये यहाँ पर रस्सी इस तरीके से बंधी हुई है, वो उससे ज़्यादा दूर तो जा नहीं सकता। स्टार्टिंग में यहाँ पर से उसको छोड़ दिया गया है, पूरा इसका नीचे की तरफ इस तरीके से एक्सेलरेशन होगा। अब इसमें हमसे टेंशन की बात की गई है और मैक्सिमम स्पीड की बात की गई है। तो यहाँ पे देखो हमें वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगा सकते हैं। यहाँ से जब ये पार्टिकल नीचे आएगा, मान लो फाई एंगल नीचे आया हुआ है, क्वेश्चन में इस तरीके का डायग्राम भी हमें दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इसकी जो भी वेलोसिटी है उसे फाई का फंक्शन बना दूं तो मेरी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, मैं सारी चीज़ें फिर कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक आने में, देखो अगर मैं इस तरीके से देखूँ तो कुछ अमाउंट ये नीचे आया होगा, इंक्लाइन पे कुछ अमाउंट वो नीचे आया होगा, तो ग्रेविटी ने उसके ऊपर कुछ वर्क किया होगा। ग्रेविटी ने बेसिकली इसको कुछ एनर्जी दी होगी, वही कंप्लीटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो। अब फ्रिक्शन है तो आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन को भी कंसिडर करना होगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी थी, 0, तो इसको आप लिख सकते हो फाइनली जो आ रही है हमारे पास हाफ mv²। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ये इक्वेशन आपको बनानी है, इससे आपको किसी भी पॉइंट पर आप पता कर सकते हो भाई मेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है। ओके, एक बार हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी आ जाए, अब देखो वेलोसिटी जो होगी इसकी हमेशा इस थ्रेड के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि थ्रेड का डिस्टेंस तो नहीं चेंज हो सकता है ना, यहाँ पर थ्रेड की लेंथ चेंज नहीं हो सकती, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर मुझे यहाँ से वेलोसिटी का स्क्वायर मिल जाए तो मैं यहाँ पर इक्वेशन लगा सकता हूँ भाई यहाँ पर mg का इस तरफ लग रहा होगा साइन अल्फा, उसका एक कंपोनेंट इधर होगा और हमारे पास यहाँ पर टेंशन होगी। टेंशन और इन दोनों का फोर्सेस इस तरीके से बैलेंस करने होंगे कि नेट रिजल्टेंट जो हमारे पास फोर्स होगा वो इस तरफ होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्म में, वो mv²/r के बराबर उसका मैग्नीट्यूड होना ही चाहिए। इस तरीके से आप टेंशन को भी एक फंक्शन बना सकते हो, किसका, हमारे पास एक ही चीज़ चेंज हो रही है यहाँ पर फाई। टेंशन को फाई का फंक्शन बनाओगे तो आपको यहाँ पर से जो भी आंसर निकालना है वो मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल ये बन जाता है। कोशिश करो इसको सॉल्व करने की, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसके करेक्ट आंसर है ए एंड सी। सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ। देखो इस पार्टिकल से अगर पूछा जाए तो इसके ऊपर ग्रेविटी का जो कंपोनेंट हमारे पास इस तरफ लग रहा है वो हमेशा इस दिशा में लग रहा होगा, जिसकी वैल्यू आ जाती है कितनी, mg साइन ऑफ अल्फा। ठीक, अच्छा अगर ये यहाँ से यहाँ तक आया है तो इसका इस दिशा में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली ये सर्कुलर मोशन इस तरीके से कर रहा है और ये मेरे पास कुछ इस दिशा में, जिस दिशा में हमारे पास ग्रेविटी का फोर्स है उस दिशा में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अगर ये लेंथ थी r, ये लेंथ है हमारे पास टोटल r, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाता है वो कितना हो जाता है r साइन फाई। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी की वैल्यू देखो कितनी आ जाती है, ये आ जाता है हमारे पास mg साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय r
साइन फाई। वर्क डन बाय ग्रेविटी हमारे पास आ गया, ठीक है। ग्रेविटी ने इस पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव वर्क किया है ना, इसी तरह फोर्स लगा था, उसी तरह उसका डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात करते हैं। फ्रिक्शन हमारे पास देखो हमेशा ऑपोजिट लगेगा, यहाँ पर इसके ऑपोजिट लगेगा, यहाँ पर इसके ऑपोजिट लगेगा, इसके ऑपोजिट लगेगा। फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, छोटे छोटे टाइम इंटरवल में देखोगे तो अगर फ्रिक्शन का फोर्स इधर था, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ है। अगर फ्रिक्शन का फोर्स ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन का फोर्स, पहली बात तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट इसके बराबर है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर ये आर है तो ये भी आर है, इन दोनों के बीच में एंगल फाई है, तो ये जो आर्क लेंथ आ जाती है कितनी आ जाएगी, आर टाइम्स फाई। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन है कितनी, एम जी कॉस ऑफ एल्फा, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वो हमने देखा था, वो थी वैल्यू सिर्फ आर फाई के बराबर। लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। ये वर्क डन हमारे ब्लॉक के ऊपर पॉजिटिव हुआ है, ग्रेविटी ने उसको खींचा है, फ्रिक्शन ने उसको रोकने की कोशिश की, उसमें से एनर्जी चुरा ली होगी, तो हमारे पास इतनी नेट एनर्जी बचती है जो बन जाएगी हमारी किसके बराबर, विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से देखो m से m सारे के सारे हमारे कट जाएंगे और हमारे पास कुछ इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक। दूसरी इक्वेशन हमें मिलेगी यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में इक्वेशन लिखने से। तो देखो उसको लिखने की कोशिश करते हैं। इस बॉडी का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। देखो फिर से, यहाँ पर ये मेरे पास बॉडी है, इसके ऊपर देखो ये हमारे पास एक इस तरीके से लेवल बना लो, और इस दिशा में हमारे पास लग रही है टेंशन टी, इस दिशा में हमारे पास लग रहा है एम जी का साइन अल्फा, है ना। और ये एंगल मेरे पास फाई है, तो ये एंगल भी मेरे पास फाई हो जाता है। ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस फाई। अब क्योंकि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी इस दिशा में होगी तो इसके ऊपर नेट फोर्सेस इस तरफ होने चाहिए, और उसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ। देखो टेंशन जो कि इस तरफ लगेगा माइनस एम जी साइन अल्फा का एक कॉम्पोनेंट इधर है, मस्ट बी इक्वल टू इस दिशा में एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर, जो कि उसका सेंटीमीटर फोर्स बन जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेंशन माइनस एम जी साइन अल्फा और उसका भी फिर से साइन फाई मस्ट बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। फील करने की कोशिश करते हैं फिर से। यहाँ पर ध्यान से देखो, एम जी साइन अल्फा इस तरीके से लग रहा था और उसका एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाता है, और क्योंकि ये वाला एंगल हमारे पास फाई है तो ये वाली वैल्यू हो जाती है एम जी साइन अल्फा साइन फाई। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है। इस तरफ था हमारे पास टेंशन, टेंशन माइनस ये वाला कंपोनेंट जो हमारे पास नेट फोर्स आ गया इस दिशा में, उसकी वैल्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होनी चाहिए। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब यहीं से हमें पे देखो वैल्यूज मिल जाएंगे सीधे सीधे। ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, ये देखो एम वी स्क्वायर मुझे यहाँ पर मिल रहा था, यहाँ से आप आर की वैल्यू दूसरी तरफ ले जाओ, 2 को आप इस तरफ ले जाओ, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या जाएगी, टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इस फर्स्ट इक्वेशन से उसकी वैल्यू मुझे मिल जाती है 2 एम जी साइन अल्फा साइन फाई माइनस म्यू एम जी कॉस अल्फा इंटू फाई। और ये तो हमने ये वाली चीज़ को लिख दिया, और फिर उसके बाद ये वाली चीज़ और इधर आ जाएगी। तो यहाँ पर एक 2 और आएगा। क्यों आएगा 2, यहाँ से जब 2 इस तरफ जाएगा और इस तरफ जाएगा तो ये 2 यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, और ये वाली चीज़ दूसरी तरफ आएगी तो वो प्लस हो जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास हो जाता है प्लस एम जी साइन अल्फा साइन फाई हो रहा है। तो टोटल ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दिस विल बी 3। हमारे पास टेंशन का इस तरीके से एक सिंपल सा फॉर्मूला जाता है। अब यहाँ पर आप एम जी की वैल्यू कॉमन निकाल लोगे तो आप देखोगे एक्चुअली हमारा ये वाला आंसर करेक्ट हो जाता है। इसका मतलब ए इज आवर करेक्ट आंसर। एक पार्ट तो हमने चेक कर लिया। अब हमारे पास टेंशन का फंक्शन आ चुका है जो कि फाई पर डिपेंड करता है। देखो अल्फा की वैल्यू तो 30 डिग्री कांस्टेंट है, इस पूरे में सिर्फ एक ही चीज़ चेंज हो रही है जो कि वैल्यू है सिर्फ फाई की, बाकी सब कुछ यहाँ पर कांस्टेंट है। तो अगर हमें टेंशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता करनी है तो इसी टेंशन के फंक्शन को मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा डी टी अपॉन डी फाई। इसकी वैल्यू 0 कर देने से मुझे पता चल जाएगा किस फाई की वैल्यू पर हमें मैक्सिमम टेंशन मिल रही थी। क्या वो फाई की वैल्यू 90 डिग्री है, ये चीज़ अभी हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ चुकी थी 3 एम जी साइन अल्फा साइन फाई माइनस 2 म्यू एम जी इंटू कॉस अल्फा
टाइम्स फाई। अब फॉर मैक्सिमा हमें सिंपली क्या कर देना, देखो ये जो टेंशन है सिर्फ फाई का फंक्शन है, बाकी सब कुछ यहाँ पे कांस्टेंट है। सिर्फ फाई दो जगह आ रहा है, दोनों चीज़ें चेंज हो सकती है, तो हम कर देंगे फॉर मैक्सिमा डी टी अपॉन डी फाई। हमें पता करना है बेसिकली फाई की किस वैल्यू पे टेंशन मैक्सिमम है, क्या फाई की वैल्यू 90 डिग्री होगी तब मैक्सिमा आएगा, या कब आने वाला है, वो चीज़ हम चेक करना चाहते हैं। इसकी वैल्यू मैं कर दूंगा 0 के बराबर। तो अब देखो इसी को आप डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3 mg साइन अल्फा। साइन फाई को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा कॉस फाई माइनस 2 म्यू mg इंटू कॉस अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास देखो म्यू mg में से mg और ये mg इस तरीके से कट जाता है, हमारे पास वैल्यू आ जाती है कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू 2 म्यू कॉस अल्फा अपॉन 3 साइन अल्फा, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ 2 म्यू अपॉन 3 टैन अल्फा, या फिर फाई की वैल्यू लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2 म्यू अपॉन 3 टैन अल्फा। तो ये आ जाता है जिस वक्त हमारे पास इस फाई पर टी विल बी मैक्स, है ना। फील करने की कोशिश करो, यहाँ पर फाई की वैल्यू जब 90 डिग्री हो जाएगी उस वक्त टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम नहीं है। अगर यहाँ पे म्यू की वैल्यू आप 0 कर देते तब भले ही हमारे पास वो उस तरीके का आंसर आ जाता, लेकिन म्यू की वैल्यू 0 नहीं है तो टेंशन यहाँ कहीं पर कोई ऐसे फाई की वैल्यू आएगी जब टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन कॉस इनवर्स 2 म्यू अपॉन 3 टैन अल्फा, यही चीज़ हमने देखी थी कि 2 म्यू अपॉन 3 टैन अल्फा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है, बी इज नॉट करेक्ट। और लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल विल बी व्हेन फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स म्यू कॉस अल्फा। तो अब हमें बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड कब होने वाली है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं, इस इक्वेशन के जरिए आप पता कर सकते हो भाई कि v की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, है ना। इस पूरी इक्वेशन में देखोगे तो ये जो v स्क्वायर है वो सिर्फ फाई पे डिपेंड करता है, फाई एक यहाँ आ रहा है, फाई एक यहाँ आ रहा है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। तो अब अगेन बहुत ही अच्छा सा छोटा सा पार्ट है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो कि कब वेलोसिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है। इसका करेक्ट आंसर पता करते हैं। हमारे पास एक्चुअली डी गलत आंसर आ जाता है, ये वैल्यू सही नहीं है। तो देखो हमारे पास पहली इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा था, वेलोसिटी का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू समथिंग लाइक दिस। तो अगर मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी पता करनी है तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ जब ये वाला फैक्टर मैक्सिमम हो जाएगा उस वक्त ही हमारे पास मैक्सिमम स्पीड आने वाली है। तो हमारे पास देखो सेम इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, इसी को मैं लिख सकता हूँ एम से सारे के सारे, पहले तो एम काट दो, एम से एम सारे कट जाते हैं, हमारे पास हम लिख सकते हैं जी इंटू साइन अल्फा, और आर को भी कॉमन निकाल दूंगा तो साइन अल्फा साइन फाई माइनस म्यू कॉस अल्फा इंटू फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 को भी लेके आ जाओगे और इस पूरे का अंडर रूट कर दोगे तो ये बन जाता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वी। अब अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है तो बेसिकली यहाँ पर ये अंडर रूट 2 आ जाए, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है फैक्टर। अगर मैं इस चीज़ को मैक्सिमाइज कर दूँ तो मेरे पास उसी वक्त वेलोसिटी मैक्सिमम आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फॉर मैक्सिमा, है ना, फॉर मैक्सिमा डी वी अपॉन डी फाई मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे पूरे के पूरे वेलोसिटी फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट नहीं करूँगा, सिर्फ अंदर वाली टर्म को भी डिफरेंशिएट करके मैं चेक कर सकता हूँ। उससे मेरे पास कंडीशन क्या आ जाती है, देखो इसको आपको डिफरेंशिएट कर देना है, इसको डिफरेंशिएट करोगे इसमें साइन अल्फा और कॉस अल्फा और म्यू, ये तो तीनों चीज़ें कांस्टेंट है, हमारे पास सिर्फ फाई वाली टर्म वेरिएबल है। तो यहाँ से हमें मिल जाता है साइन अल्फा इंटू कॉस ऑफ फाई माइनस म्यू कॉस अल्फा इंटू 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो जाती है कॉस फाई इज इक्वल टू म्यू, और दूसरी तरफ चला जाएगा ये म्यू अपॉन टैन अल्फा आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो जाती है फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ म्यू इंटू म्यू अपॉन टैन अल्फा ना, म्यू कॉट अल्फा, आप उसको इस तरीके से बोल सकते हो। हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है। ऑप्शन में आप देखोगे हमारे पास यहाँ पर म्यू कॉस अल्फा, अगर म्यू कॉट अल्फा होता तो हमारे पास ये आंसर करेक्ट हो जाता है, इसलिए हमें पता चल जाता है भाई ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था, इसमें बस हमारे पास सर्कुलर मोशन हो रहा था
ना ही वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में था, ना ही वो वर्टिकल प्लेन में था, वो एक इंक्लाइंड प्लेन पे था जहाँ पर हमारे पास ग्रेविटी का एक कंपोनेंट काम कर रहा था। कौन सा? mg साइन अल्फा वाला। और हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट आ गई थी, कितनी? mg कॉस अल्फा। और उसके कारण फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट आ जाती थी, वो कितनी आ जाती थी? म्यू mg कॉस अल्फा। बस उसकी इक्वेशन लिखी हमने और चीज़ों को इक्वेट कर दिया। बहुत ही अच्छा ये सवाल था। ये वीडियो जो अभी आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से, सुंदर से, कलरफुल से क्रैश कोर्स का। हमारे 2 क्रैश कोर्स हैं, जेईई मंथ और नीट मंथ, जिसमें 11th और 12th दोनों के फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट बट नेसेसरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, उन सभी को मिला दो तो जो बनता है वो है जेईई मंथ एंड नीट मंथ। जेईई मंथ में जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों की तैयारी होती है। नीट मंथ में नीट स्पेसिफिक वीडियोस हैं, लेकिन एज ए बोनस जेईई मेन के वीडियोस भी मिलते हैं, तो आप उनसे भी तैयारी कर सकते हो। ये दोनों ही क्रैश कोर्स पूरी दुनिया के इकलौते कलरफुल क्रैश कोर्स हैं, जहां पर हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने कस्टम मेड ग्राफिक्स को हाथ से बनाया है। उनका फायदा क्या होता है? आपको कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाता है और ये चीजें याद रहती हैं। हर एक ग्राफिक को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सारी पीडीएफ अभी के अभी डाउनलोड करा के आप प्रिंट करा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इन सभी को मिला करके एक मैंने बहुत ही अच्छी हैंडबुक बना दी है, उसका प्रिंट आउट भी खरीद सकते हो, ताकि आप किसी भी बुक का या किसी भी और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक हाथ में आपके पास हैंडबुक रहेगी, तो आप जल्दी फॉर्मूले रिवाइज कर पाओगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाओगे और अपनी तैयारी स्पीड अप कर पाओगे। कलरफुल नोट्स की प्रिंटेड हैंडबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। साथ में मेरे ऑल इंडिया रोड ट्रिप के व्लॉगिंग सीरीज का लिस्ट, तो उसको भी आप देख सकते हो। बाय द वे सारे के सारे ग्राफिक्स आपका वेट करें, जल्दी से आ जाओ। कलरफुल तरीके से फिजिक्स पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से विजुअलाइज करके समझेंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।